फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना किसी कबीले के अंदर नदी का शांत किनारा शाम की सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। पानी की लहरें धीरे धीरे बह रही थी और उनके साथ बह रही थी लतिका की खामोशी। वह एक बड़े पत्थर पर बैठी थी। उसके पैर नदी के ठंडे पानी में झूल रहे थे। उसकी गोद में उस शेर का प्यारा सा छोटा सा शावक आराम से लेटा हुआ था। लतिका उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे उसके सुनहरे बालों को सहला रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी आंखें नहीं, नदी की सतह पर थमी हुई थी, पर वह देख चुकी थी कि शायद उसकी मोम अभी नहीं आने वाली। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, अपने पापा, सब कुछ, अपनी पुरानी जिंदगी। इस अनजान कबीले में सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, साथ में दोस्ताना, लेकिन फिर भी अपने लोगों की जगह शायद कोई नहीं ले सकता। ये बात किसी ने सही कही है, खासकर माता पिता की। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह उन्हें पहुंच भी रही थी। नहीं, मोम ने कहा था, मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, मोम की तरह मैं ऐसे रो नहीं सकती। अपनी आंखों से आंसू ऐसे नहीं झलका सकती। लेकिन ना चाहते हुए शायद अब वह थक चुकी थी अपने दर्द को छिपाते छिपाते। वही सावक ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे उसके जज्बातों को समझ रहा हो। एक वही तो था जो हमेशा उसके दर्द में उसका साथी बनता है, और धीरे से उसके हाथ को चाटने लगा, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। लतिका ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम तो हो ना मेरे साथ? उधर कुछ दूरी पर झाड़ियों के पास कबीले के सरदार का छोटा पोता खड़ा था। वह काफी देर से लतिका को देख रहा था। उसे लतिका बहुत पसंद थी। उसकी बहादुरी, उसकी मासूमियत, उसका अलग होना, सब कुछ। शायद वह खुद भी ठीक से नहीं समझता था, क्योंकि जब भी वह लतिका की उदासी होती उसका दिल बेचैन हो जाता। वह पास नहीं जाता, लेकिन दूर से ही उसे देखता, क्योंकि वह बस उसे देखना चाहता था। लेकिन शेर के शावक ने उसे देख लिया। अचानक उसके कान खड़े हो गए और वो खुर्राने लगा। वह लड़के की तरफ घूरने लगा, फिर छोटी सी दहाड़ लगाई। "रो!" लड़का वहीं रुक गया। अरे, मैंने क्या कर दिया? उसी आवाज से लतिका अपने ख्यालों से बाहर आई, क्योंकि आज वह बिल्कुल उसके करीब आ गया था। लेकिन बस इतना था कि शायद दोनों में थोड़ा सा फासला था। काफी बार वह बहुत पीछे से देखता था, लेकिन आज वह अपने कदम आगे बढ़ा चुका था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ शायद लतिका उसकी तरफ नहीं देख रही, उसने हल्की सी आवाज भी लगाई थी, लेकिन लतिका का कोई ध्यान नहीं था। वह अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। इसलिए उस लड़के ने डिसाइड कर लिया था वह आगे नहीं जाएगा, यहीं पीछे वाली झाड़ी में बैठ जाएगा। इसलिए वह थोड़ी पीछे बैठ गया था। उसकी आवाज से लतिका अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने झुक कर उधर देखा, फिर सावक की नजरों का पीछा करते हुए पीछे मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा लड़के की तरफ हुआ, लड़के का दिल हल्का सा बैठ गया। आंसू तो अब नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। लतिका की समझ था कि वह रोई थी। लड़के के चेहरे पर चिंता आ गई थी। अब उसे दूर खड़ा नहीं रहा जा रहा था। वह धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा। लतिका लतिका ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ। सच बोलो लतिका। लतिका की भौं चढ़ गई। मैं झूठ नहीं बोलती, और मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूं और तुम्हें सच क्यों बोलूं? लड़का मुस्कुराया। और मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिखता है काफी अच्छा। शायद तुम्हारी दुनिया में जो लोग देखते हैं उनसे भी काफी बेहतर देख लेता हूँ। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने नरम आवाज में कहा, तुम रोई हो ना? लतिका ने तुरंत नजरें फेर ली। नहीं। लेकिन तभी वह उसकी 2 कदम आगे बढ़ा। तभी वह शेर का बच्चा, वह शावक, अचानक से गुर्राने लगा। इस पर लतिका ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे कि वह पूरी तरह से शांत हो गया और अपनी आंखें बंद करने लगा। तभी वह लड़का फिर बोला, लतिका, तुम नजरें चुरा रही हो मुझसे। नहीं तो आंखें लाल क्यों हैं? बताओ ना। ह- हवा लगी होगी तुम्हें शायद। हाँ। दोनों आंखों में लतिका ने उसे घूरा।
तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? वही लड़का तुरंत सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भला मेरी क्या मजाल, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं या मजाक बनाऊं? फिर थोड़ा संकोच करते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। लतिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझे देखने आए थे? अब वह लड़का खुद छेद गया। मेरा मतलब? वह शब्द ढूंढने लगा। तुम अक्सर यहाँ बैठती हो ना, तो सोचा देख लूं कि तुम ठीक हो या नहीं। लतिका की उदासी के बीच हल्की सी मुस्कान उभर आई। और मैं ठीक नहीं हूं तो? लड़का बिना सोचे जवाब दिया। तो मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। लतिका कुछ क्षण उसे देखती रही। उस जवाब में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। वहीं सावक भी अब शांत होकर दोनों को देख रहा था। लड़का थोड़ा सा पास आया, पत्थर पर उसे कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे, सिर्फ नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर लड़के ने धीरे से पूछा, तुम्हें अपने घर की याद आ रही है ना? लतिका मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। यही सवाल था जिसे वह भाग रही थी। हाँ, आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया, बहुत ज्यादा। लड़का चुपचाप सुनता रहा। मुझे माँ की याद आ रही है। उसकी आवाज कांप गई। और डैड की भी, और अपने बहन भाई की भी। मुझे नहीं पता कैसे होगी, मुझे ढूंढ रही होगी या फिर मेरे बारे में वो भी उदास होगी। शायद मुझ तक पहुंचना चाहती होगी, और शायद डैड के बारे में उसे पता चल गया या नहीं, इस बारे में भी मुझे नहीं पता। अचानक से ये बात उसके दिमाग में आने के बाद लतिका के फेस पर एक शातिर मुस्कान आ गई। शायद मोम से बात करनी चाहिए। शायद डैड को यहाँ पर ज़्यादा गंभीर दिखाकर वह मोम को बुला सकती है। ये सब उसके दिमाग में अचानक से आइडिया आ गया, लेकिन अपनी उस मिस्ट्रेस सी स्माइल को उसने छुपा कर रखा। लड़के का दिल अब पूरी तरह से भर आया था। लतिका की उदासी का कारण उसे समझ आ गया था, क्योंकि उसे पता था जब वह अपनी मोम के साथ आई थी शायद वह उसे छोड़कर चली गई थी। तब से अब तक वह एक बार भी यहाँ पर नहीं आई। अगर मेरी माँ मुझे दूर होती है तो मैं हर दिन उसे याद करता हूँ, और लतिका की मोम तो उसे काफ़ी समय से यहीं पर छोड़कर गई है, यहाँ पर अपना। लतिका जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में सहानुभूति थी, तरस नहीं था। यही बात लतिका को अच्छी लगी। लड़का मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये बात बताऊं क्या? जब तुम यहाँ आई थी ना, तुम हमेशा अकेली रहती थी। अब कम से कम तुम्हारे पास ये छोटा सा शेर का बच्चा यानी कि ये सावक तो है। जब कब से मैं इसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर आकर मेरे प्लान को चौपट कर दोगी। मुझे लगा था कि शायद मैं मुखिया का बेटा हूँ तो ये मेरे पास ही आएगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। उसकी बातों में अब वह थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी अपने लिए। अपनी तारीफ सुनकर वह सावक वह करव से सीधा बैठ गया, मानो उन दोनों की बातों को बड़े आराम से सुन रहा हो। आज दोनों हंस पड़े। फिर लड़के ने अपनी तरफ इशारा किया, और मैं भी हूँ। लतिका हंसते हुए कहा, तुम? हाँ मैं। तुम क्या कर लोगे? जो कहोगी। सच? यस। अगर मैं कहूँ नदी में कूद जाओ। लड़के ने नदी की तरफ देखा और तुरंत बोला, पहले तैरना सीखा दो, फिर कूद जाऊंगा। लतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। कई दिनों बाद उसकी हंसी इतनी खुलकर निकली। उसे हंसते हुए देखकर लड़के के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वही सन दोनों बच्चों के बीच कोई वादा नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाम नहीं था, लेकिन एक अपनापन एक दूसरे के लिए था। वहीं दिल्ली मारवा हाउस। आज की सुबह अनिका के लिए अलग थी। कई महीनों के बाद शायद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। हर रोज अब उसे पता चल चुका था कबीर ही रोहित है। वह सच्चाई जान चुकी थी, जिसे उसके दिल के बरसों पुराने घाव को धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया था। आज उसके चेहरे की मुस्कान अलग थी, आंखों में चमक अलग थी, और शायद इसी वजह से आज उसने खुद को थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया। उसे कबीर कई पसंद रंग का पहना सारी चीज यानी कि रोहित की पता थी। एक बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का सूट वेयर किया, हल्का काजल डाला, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और हाथों में ब्लू व्हाइट चूड़ियाँ। आज वह सचमुच किसी परी जैसी लग रही थी। मारवा हाउस के कई लोगों ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए देखते रह गए, लेकिन अनिका खुद इन बातों से अनजान थी। वह सिर्फ अपने ऑफिस के बारे में सोच रही थी।
या शायद किसी और के बारे में जिसका नाम वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती। ऑफिस। कुछ देर बाद अनिका की कार ऑफिस के सामने आकर रुकी। वह धीरे से कार से उतरी, अपने बैग को संभाल कर ऑफिस के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके कदम अपने आप रुक गए। सामने रिसेप्शन एरिया के पास कोई पहले से खड़ा था। ये और कोई नहीं बल्कि कबीर सिंह था। वह शायद काफी देर से वहीं पर मौजूद था और अनिका के आने का ही वेट कर रहा था। उसकी नजरें सीधा अनिका पर टिक गई। वह जैसे ही उसके अनिका को देखा, उसकी आंखों में कुछ चमक उठा। यही हाल आसपास सभी लोगों का था जिसने भी अनिका को देखा था। उन्हें नहीं पता था ये उनकी लेडी बॉस है। कुछ ऐसा जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। वहीं कई सेकंड तक वह बस उसे देखता रहा, नीले सूट में खड़ी अनिका को, उसकी मुस्कान को, उसकी आंखों को, मानो दुनिया की बाकी सारी चीजें गायब हो गई हों। वो तो ये भी भूल गया वो ऑफिस में खड़ा है। अनिका ने भी उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें अब मिल चुकी थी और फिर अनिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर कबीर। कबीर जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। गुड मॉर्निंग अनिका मैम। लेकिन उसकी नजरें अब भी अनिका से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे अनिका हल्का सा असहज महसूस कर रही थी। कुछ हुआ है क्या? कबीर सिंह बस मुस्कुरा दिया। नो। बस वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले अनिका हल्की मुस्कान देकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसके जाते ही कबीर सिंह के चेहरे पर एक अलग सी ही मिस्टीरियस स्माइल आ चुकी थी और उसी समय ऑफिस की वही दूसरी मंजिल से कोई उन्हें देख रहा था। एक ऐसी नजर जिसे नफरत थी अनिका से और वह खतरनाक इरादे भी ले चुका था। उस व्यक्ति ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर को डायल कर दिया। वह ऑफिस पहुंच चुकी है, आज का प्लान शुरू किया जाए। फोन की दूसरी तरफ से कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, आज नहीं चुकेगी कोई भी गलती हमारी। उस व्यक्ति के होठों पर खतरनाक मुस्कान आई। उधर अनिका अपने कैबिन का दरवाजा खोल ही रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा या खतरनाक दिन होने वाला है। उस व्यक्ति ने दोबारा अपनी लाइन को फोन के दूसरी पार से रिपीट करते हुए कहा, अपनी नजरें भी मत हटाना। इस पर से कॉल कट गई। उस व्यक्ति ने आखिर बार नीचे देखा और फिर धीरे से वहां से चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय दूसरी तरफ से एक खड़ा व्यक्ति उसे भी देख रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि कबीर सिंह भी था। अनजाने खतरे को महसूस कर चुका था। उसकी निगाहें कुछ पल के लिए ऊपर दूसरी मंजिल तक जा ठहरी थी, जैसे ही किसी अदृश्य हलचल से उसका ध्यान खींचा जा रहा। कुछ तो गलत है, उसने खुद से बुदबुदाया। फिर वह भी अनिका के कैबिन की तरफ बढ़ गया। वहीं गुलेरिया हाउस। उधर गुलेरिया हाउस के दूसरे कोने में आज सुबह गुलेरिया हाउस का माहौल कई महीनों बाद बदल चुका था, क्योंकि पूरे 8 से 9 महीने बाद करण गुलेरिया अपने घर लौट कर आए थे। कल रात जब वो पहुंचा था तब काफी देर हो चुकी थी। सभी लोग सोने की तैयारी कर चुके थे, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन आज सुबह की पहली किरणों के साथ पूरे घर में अलग ही रौनक फैल चुकी थी। डाइनिंग हॉल में सबसे पहले आकाश पहुंचा। जैसे उसने अपने पिता को सामने बैठा देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, साथ में हैरानी भी। डैड! अगले ही पल तेजी से उनके पास पहुंच गया। करण अपनी कुर्सी से उठे और बेटा को गले लगा लिया। 8 महीने का फासला कुछ सेकंड में सिमट गया। उसी समय ओमकार भी सीढ़ियों से उतरता हुआ आया। तो सच में आ गई डैड? वाह! इतना कहकर वो भी उनकी तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर भी वही खुशी थी जिसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि किसी मीटिंग का बहाना बना देंगे, लेकिन करण हंस पड़े। इस बार नहीं, इस बार मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी पीछे से मयूर भी आ गया। वाह! आज तो पूरा गुलेरिया परिवार कंप्लीट हो चुका है। डैड पहले प्रणाम किया, फिर गले लगाया। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। कुछ देर में राजलक्ष्मी, श्रेया, नंदिनी वहां पर पहुंच चुकी थी। तीनों बहुत खुश नजर आई करण गुलेरिया को देखकर। आखिर इतने महीनों बाद आप कहाँ थे? और आप हमारे घर के हेड हो, मुखिया हो,
और आप कहाँ थे? इतना कहकर श्रेया भी, नंदिनी भी, राजलक्ष्मी भी सभी उन्हें आस भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन करण गुलेरिया कुछ नहीं कहती। बच्चों का तो उत्साह देखने लायक था। वहीं छोटे छोटे अब उनके सभी बच्चे अब बाहर आ चुके थे। आकाश के दोनों बच्चे, वहीं ओमकार अब बच्चों की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे बच्चे अच्छे लगते थे, इसलिए वह मयूर गुलेरिया के दोनों बच्चों को फिर से गोद में उठा लेता है। अब वह बड़े हो चुके थे, जिसे देखकर अब करण गुलेरिया को लग रहा था शायद वह लंबे समय के बाद आया। जब बच्चे काफी छोटे थे, अब अच्छे से चलने फिरने, यहाँ तक बोलने भी लग गए। दादू दादू कहकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दादू कहाँ थे? मेरे लिए क्या लाए? दादू मेरे लिए पहले मेरा गिफ्ट। पूरे हॉल में बच्चों की आवाज गूंजने लगी थी। करण बस हंसते हुए सबको देख रहे थे। शायद बहुत समय बाद उन्हें घर जैसा एहसास हुआ, लेकिन इसी खुशी के पीछे उनके मन में एक और बात चल रही थी। कल रात स्वाति ने जो सच्चाई बताई थी, वह बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। शायद स्वाति भी आ जाए और उसे भी बच्चे अपना ले। मुझे पता है, अगर वो सामने आती है तो मेरे बच्चे उसे अपनी मोम और अपनी सास, अपनी दादी अपनाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। शायद मेरी कदर भी कम करे उसकी ज्यादा। वही कबीर सिंह ही रोहित है, ये बात भी अब करण गुलेरिया के दिमाग में घूम रही थी। शायद वह आकाश से ये बात के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन स्वाति के कहे मुताबिक अपने आप को रोक लेता है। यह सच आज भी उन्हें हैरान कर रहा था। उन्हें गहरी सांस ली किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर रोहित सचमुच वापस आ चुका है तो शायद अनिका की जिंदगी फिर से खुशियां लौट सकती हैं। और यही सोचकर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। शायद जो बेटी अकेली थी, भले ही रोहित साथ रहे या ना रहे, उसका दूर का साथ भी अपना होता है। भला करण गुलेरिया से बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है, क्योंकि भले ही करण और स्वाति कभी एक छत के नीचे नहीं रहे, ज्यादातर अपना समय दूर दूर ही बिताते थे, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार पूरा बरकरार था। वहीं मारवा कंपनी के अंदर अनिका अपने कैबिन में बैठ चुकी थी। 2 दिन की छुट्टी के बाद टेबल पर फाइलों का ढेर लग चुका था, लेकिन आज उसका मन काम का कम और रोमांस का ज्यादा लग रहा था। किसी और तरफ ज्यादा जा रहा था। वो था कबीर सिंह। कभी वह स्क्रीन को देखती, कभी खिड़की को बाहर से देखती, क्योंकि तभी उसे याद आया, अगर वह अपना काम सुहानी से करवाती है तो शायद जल्दी हो जाएगा। लेकिन तभी उसने अपना फोन उठाया और सुहानी को कॉल लगाने लगी। तभी चिराग मेहतर अंदर आते हैं। चिराग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चिराग। चिराग भी अनिका को ऐसे देखकर हैरान था, क्योंकि जब से रोहित सर गए थे तब से अनिका ने सारी चीजें छोड़ दी थी। ज्यादा पहले भी नहीं पसंद था, लेकिन रोहित के लिए वे हल्का फुल्का मेकअप तो कभी कभार कर ही लेती थी। लेकिन जब से रोहित गया था तब से तो मैम ने सारी चीजों को छोड़ दिया था। आज फिर शायद ये सब कबीर सिंह का जादू है, उसने मन में ही बुदबुदाया। लेकिन अच्छा ही है, रोहित सर नहीं तो कबीर सिंह भी काफी अच्छे हैं। रोहित सर की तरह शायद उनके बच्चों को उनके डैड की कमी भी पूरी हो जाएगी। ये सब चिराग मेहता आराम से सोच रहा था। वहीं अनिका ने चिराग से कहा, क्या सुहानी आ चुकी है? इस पर चिराग ने कहा, नो मैम, शायद मैम आज भी छुट्टी पर है। इतना कहकर अनिका ने पूछा, क्यों, कल भी नहीं आई थी? नो मैम, मैम कल भी छुट्टी पर आई थी और परसों भी हाफ डे था। इतना कहकर अब चिराग मेहता चुप हो जाते हैं और जितनी भी टेबल पर फाइलें रखी थी उन्हें सारी समझाने लग जाते हैं। मीटिंग की कौन सी है, सिग्नेचर की कौन सी है, जो कि चिराग मेहता ने पूरी तरह से रीड कर ली थी। सारी बातें समझाने के बाद चिराग मेहता अनिका मैडम से साइन कराने के तुरंत बाद अब उन सभी फाइल को लेकर दूसरे कैबिन में आ जाता है और बाकी की जिन पर ज़्यादा काम करना था, जिन्हें ज़्यादा देखना था, उन्हें टेबल पर ही छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अनिका पेन को अपने कभी मुंह में लेती, कभी अपने कान पर टांगती, छोटी छोटी हरकतें कर रही थी और कबीर सिंह अपने फ़ोन के जरिए सारी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का पासवर्ड भला क्या रोहित को याद नहीं होगा? उसी का कैबिन है, उसी की पत्नी है, भला क्या वो देख नहीं सकता? अपने मन में सोच रहा था और हंस भी रहा था। साथ में अनिका जब ये सब कर रही थी, या ये कहा जाए जब उसने उसके लिप्स के कुछ फिंगरप्रिंट चाहने की कोशिश की, तो शायद रोहित को पहले ही पता लग चुका था। आप आराम से अपनी चेयर पर बैठकर देख रहा था और हंस भी रहा था।
साइड में दो व्यक्ति जो कि कबीर सिंह के साथ काम कर रहे थे, वो उसे देखकर हंस रहे थे। आखिर क्या हुआ? उसे देखने की कोशिश की, क्योंकि वह किसी के फ़ोन पर देख नहीं सकते थे, क्योंकि सबकी अपनी एक प्राइवेसी होती है, इसलिए वह उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। बस उसे छेड़ते हुए पूछ रहे थे। आज तो अनिका मैडम काफ़ी कमाल लग रही थी। जब उन्होंने आपस में ही डिस्कशन किया, तभी कबीर सिंह अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उनकी बातों की तरफ ध्यान दिया। शायद अनिका का नाम ही उसके लिए काफ़ी था। वहीं अनिका अपने कैबिन में फिर खुद से झटक लेती है। फोकस अनिका फोकस, खुद को समझाने लगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एडमिन मैम। आवाज़ सुनते ही अनिका ने दिल एक पल के लिए रुक गया। कबीर सिंह, वह दरवाजे पर खड़ा था। आज भी उसकी नज़रों में वही अपनापन था जो अनिका को बेचैन कर देता है। आइए। अनिका ने सामान्य बनने की कोशिश की। कबीर अंदर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। सब ठीक है? अनिका ने पूछा। कबीर कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज सुबह से अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई खतरा आसपास हो। अनिका हल्का मुस्कुराई। आप पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं क्या? आपको हर जगह खतरा भी दिखाई देने लगा है अब तो। शायद अनिका की काफ़ी खूबी आपके अंदर आ गई है। लेकिन कबीर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अब गंभीरता झलक गई थी। नहीं अनिका, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओके मिस्टर, इतना ही कहा था कि रोहित ने अपना हाथ अनिका की तरफ चुप रहने का इशारा किया। नो, ओनली कबीर सिंह। इस पर अनिका ने फिर कहा, हाँ कबीर सिंह, शायद आप कुछ गलत सोच रहे हो। काश मैं गलत साबित हो जाऊं। उसने इस जवाब में अनिका को भी कुछ सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। और उसी समय ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार के अंदर बैठे व्यक्ति ने धीरे से अपनी जेब से एक फोटो निकाली। फोटो में सिर्फ एक चेहरा था, वो था अनिका का। उसने फोटो को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। आज आखिरकार खेल शुरू होगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई और यही एक नई साजिश जन्म देगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और बस बहुत कम दिन बाकी हैं, बाकी की स्टोरी को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।